आई होप आपका संडे बहुत अच्छा जा रहा हो। तो ना आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का हार्ड मार्क क्वेश्चन विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 1931, पेंटिंग अ ग्रिड विद 3 डिफरेंट कलर्स। वैसे तो ये हार्ड मार्क क्वेश्चन है बट मेरे ख्याल से ना ये मीडियम ही क्वेश्चन है, बट इसमें ना बिट मास्किंग लग रही है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लग रही है, इसीलिए इसको हार्ड मार्क कर रखा है। जल्दी से क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ ना 3-4 पॉइंट मैं लिख के लाया हूँ, वो डिस्कस करते हैं और फिर कोड समझते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, पहले ना क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमको 2 इंटीजर्स गिवन है m×n। आप इसको मान लो कि आपको एक ग्रिड गिवन है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ना वो इक्वल टू n है। अब आपको ये भी बता रखा है कि आपका जो ग्रिड है ना उसका हर एक सेल पेंट हो रखा है। पेंट इनिशियली ना वो वाइट से हो रखा है। मतलब जो आपका ग्रिड है m×n का, उसका जो हर एक सेल है वो इनिशियली वाइट पेंट हो रखा है। अब आपको क्या करना है ना, आपको अपनी पेंटिंग करनी है। आपके पास 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। मतलब RGB कलर्स आपके पास अवेलेबल है और आपको हर एक सेल पे जाके ना उसको पेंट करना है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू कलर द ग्रिड विद नो टू एडजेसेंट सेल्स हैविंग द सेम कलर। मतलब ना आपको पेंट करना है सेल्स को, अपने ग्रिड को, और नंबर ऑफ वेज जितने में आप पेंट कर सकते हो अपने ग्रिड को वो रिटर्न करना है। और पेंट भी आपको ऐसे करना है ना सच डैट कोई भी 2 एडजेसेंट सेल्स का जो कलर है वो सेम नहीं हो सकता। और आंसर बहुत लार्ज हो सकता है, तो आपको मॉड्यूलो 1E9+7 भी करना है। समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ना जैसे ये एक ग्रिड गिवन है मान लो आपको, ठीक है, और ना आपको 3 कलर दे दिए RGB कलर्स, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनिशियली पूरा वाइट पेंट है, अब आपको इन RGB कलर्स से ना पेंट करना है। ठीक है, समझते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे ना मैंने R पेंट कर दिया, R मतलब रेड पेंट किया है। ठीक है, अब मैं नीचे आया, मैं इस सेल को पेंट करना चाह रहा हूँ। अगर ऊपर वाला रेड पेंट है तो नीचे वाला रेड तो नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि जो नीचे वाला सेल है वो ऊपर वाले के एडजेसेंट है। ठीक है, और कौन सा सेल है जो इस वाले सेल के एडजेसेंट है? मेरे ख्याल से तो ये वाला सेल एडजेसेंट है। मतलब अगर मैं पहले मेरे सेल को 0 0 वाले सेल को अगर रेड से पेंट कर देता हूँ तो ना मैं जस्ट उसकी नीचे वाले सेल को और जस्ट उसके राइट साइड वाले सेल को ना रेड तो नहीं पेंट कर सकता। तो ठीक है, मैंने ग्रीन पेंट कर दिया। ग्रीन के एडजेसेंट सेल्स को मैं ग्रीन नहीं पेंट कर सकता, तो मैंने ब्लू कर दिया इसको और नीचे वाले को भी ब्लू कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं। आप देखो, सपोज़ मैंने ना ये सारे सेल्स को पेंट कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने जो मेरा कॉलम 0 है उसको पेंट कर दिया। अब मैं कॉलम 1 को पेंट कर रहा हूँ। उसका जो 0th रो पे था ना एलिमेंट, उसको G कर दिया, नीचे वाले को B कर दिया। अब मैं ना इस वाले सेल को पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ, मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ये डिसाइड करने के लिए कि मैं इस वाले सेल को कौन से कलर से पेंट करूँ? मेरे ख्याल से तो ना एडजेसेंट सेल की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए मेरे को। तो इसका एडजेसेंट सेल कौन कौन सा है? मेरे ख्याल से तो इसके जो ऊपर सेल है ना वो भी इसका एडजेसेंट सेल है। अच्छा, ऊपर ब्लू है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ना मैंने स्टोर कर ली कि मेरे जो ऊपर सेल है ना करंट सेल के, उसमें ना मैंने ब्लू कलर किया है। ठीक है, और कौन सा एडजेसेंट सेल है? ये वाला एडजेसेंट है? नहीं, ये वाला एडजेसेंट तो नहीं है। तो मतलब ये वाला एडजेसेंट होगा फिर। हाँ, ये तो एडजेसेंट सेल है। अब ये भी ब्लू मार्क्ड है। ठीक है, और इसके ऊपर वाला भी ब्लू मार्क्ड था। तो ये वाला जो सेल है ना ये ब्लू तो मार्क नहीं होगा। अब आप मेरे से कहोगे कि क्या मेरे को नीचे वाला जो सेल है वो भी एडजेसेंट है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कौन सा पेंटेड है। नहीं, ये तो मैं अभी बोल ही नहीं रहा, इसकी आपको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए? मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप कॉलम वाइज पेंट करो, और करंट सेल के लिए जब आपने ये अभी पेंट ही नहीं किया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी? ये तो वाइट ही होगा। अब आप बोलोगे ये राइट वाला जो सेल है ये इसको कौन से कलर, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को इसको पेंट करने के लिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे को इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सपोज़ ना अभी हम इसको रेड से कलर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसके एडजेसेंट सेल्स थे दोनों ही ब्लू थे। अब ये पेंट करने के बाद मैं इस सेल पे आऊँगा। अब इस सेल के लिए मेरे एडजेसेंट सेल्स ये और ये हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं किसी भी सेल पे हूँ ना तो मेरे को बस उसके लेफ्ट वाले सेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऊपर वाले सेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। कब चाहिए? तब चाहिए जब मैं कॉलम वाइज फिल कर रहा हूँ। अब इसका एडजेसेंट ये वाला सेल था, ये तो वाइट है, अभी अभी तो मैंने इसको कलर ही नहीं किया है तो वाइट ही होगा। तो मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरत ही नहीं है चेक करने के लिए कि मेरे को इस वाले सेल को कौन से कलर से पेंट करना चाहिए। अब मैंने इसको रेड फिल कर दिया, मान लो इन 2 सेल्स को भी फिल कर देता हूँ। फिर जब मैं इसको फिल करूँगा, मान लो ये 2 सेल्स भी फिल हो गए, फिर इसकी बारी आएगी, और जब इसकी बारी आएगी तो मैं इसके लेफ़्ट और इसके ऊपर वाले को फिल करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि जो हम अपना डीपी वेक्टर बनाते हैं
वो कैसे बनाएंगे, क्या होगा वो? अ, एक बात बताओ, मेरे को ना 4 स्टेट नज़र आ रही हैं मेरी किसी भी सेल के लिए। या तो मेरा सेल वाइट होगा, या तो रेड होगा, या तो ग्रीन होगा, या तो ब्लू होगा। अब मेरे को 4 स्टेट रिप्रेजेंट करनी है और मैं बिट मास्किंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को कितने बिट्स चाहिए होंगे? मेरे ख्याल से तो 2 बिट्स चाहिए होंगे। एक बिट में मैं कितने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से तो मैं 2 ही को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक बिट में क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो 0 या तो 1। ये तो 2 ही स्टेट्स हुई, पर मेरे को तो 4 स्टेट रिप्रेजेंट करनी है। वो 4 स्टेट्स ये रहीं, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर 4 स्टेट्स रिप्रेजेंट करनी है तो मेरे ख्याल से तो मेरे को 2 बिट चाहिए मिनिमम। और कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। हाँ ठीक है, तो मतलब हर एक सेल को ना, हर एक सेल की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को 2 बिट्स चाहिए कम से कम। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं अभी कॉलम वाइज फिल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं रो वाइज फिल करता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, सपोज मैं इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे को 2 बिट्स चाहिए। ठीक है, और ना मैं पूरे मेरे जो ज़ीरो थ्रो है उसको पहले फिल करता हूँ। तो आप एक बात बताओ, जो मेरे रो की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो कितना है? मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1000 है। अच्छा, ये कहाँ पे लिखा था? ये आप नीचे देखना, ये ना कंस्ट्रेंट्स में आपको गिवन है कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है ना, वो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1000 है। अब अगर मेरे को एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट चाहिए, तो मेरे को 1000 सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे? देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन ईच सेल इज़ 2। फॉर रिप्रेजेंटिंग 1000 सेल्स आई वुड बी नीडिंग 2000 बिट्स। तो अगर 2000 बिट का कोई नंबर है तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा इंटीजर में? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, इंटीजर तो 32 बिट्स को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आप बोलोगे लॉन्ग एंड से करके देखते हैं, लॉन्ग एंड तो शायद कर देगा। लॉन्ग एंड भी 64 बिट्स का होता है, पर मेरे को तो 2000 बिट का नंबर रिप्रेजेंट करना है। ये मैं किस में करूँ? मेरे ख्याल से तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर इसीलिए ना मैं ये जो रो वाइज है, रो वाइज मैं नहीं फिल कर सकता हूँ, मैं कॉलम वाइज ही फिल करूँगा। अब आप पूछोगे कॉलम वाइज कैसे, कॉलम वाइज कैसे कर पा रहे हो? मैंने कहा एक सेल के लिए मेरे को 2 बिट चाहिए, ठीक है, और एक एलिमेंट अगर मैं किसी भी सेल को फिल कर रहा हूँ तो मेरे को प्रीवियस स्टेट चाहिए उसकी, और करंट स्टेट भी चाहिए, क्योंकि मेरा ये वाला जो एलिमेंट है ये डिपेंड कर रहा है अपने लेफ़्ट साइड वाले पे भी और अपने ऊपर वाले पे भी। ठीक है, तो फिर अगर मेरे को एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 है। देख लेते हैं कहाँ दिया है। यहाँ दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 5 हैं। तो अगर मेरी मैक्सिमम 5 रो है तो मतलब मेरे को वर्स्ट केस में कितने बिट्स चाहिए होंगे प्रीवियस स्टेट को स्टोर कराने के लिए? मेरे ख्याल से तो 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। मैं 10 बिट में ना रिप्रेजेंट करा सकता हूँ मेरे प्रीवियस स्टेट को। मतलब ये जो पूरा कॉलम 0 है ना, इसके हर एक सेल की इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करा सकता हूँ 10 बिट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप समझते हैं ये 10 बिट में मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा दिया। सपोज़ मेरा ना C0 मेरा प्रीवियस स्टेट है, C1 जो है वो मेरा करंट स्टेट है, और अभी मैं इस वाले एलिमेंट को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाले एलिमेंट के लिए मेरे को इसकी इन्फो चाहिए और इसकी भी इन्फो चाहिए। जो मेरा प्रीवियस स्टेट है, मतलब जो कॉलम नंबर 0 है, वो देखते हैं कि कैसा दिख रहा होगा। उसके एलिमेंट्स क्या हैं? RG, BRG। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रीवियस स्टेट। अगर हम इसकी मैपिंग कर दें बिट्स, इसको अगर हम बिट्स फॉर्म में लिखें तो वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ये मैपिंग ना मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप एक बार चेक कर लो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, पर आप एक बात बताओ, ये जो बिट्स फॉर्म में मैंने लिख दिया मेरे प्रीवियस स्टेट को, मेरे को क्या मतलब मेरे लिए कौन से बिट्स हैं जो कि मैं किन बिट से कंसर्न हूँ यहाँ पे? मेरे को इस बिट की इन्फॉर्मेशन से कोई काम है? मतलब अगर मैं इस वाले सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं है। मेरे को इस वाले इन बिट्स की ज़रूरत है? नहीं। मतलब ये बिट कौन सा सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ये वाला सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये सेल इस सेल के एडजेसेंट है? नहीं। इसका इस इन्फॉर्मेशन मतलब इसके बिट की इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए किसी काम की नहीं है अभी। अभी तो मेरे को इस वाले सेल को फिल करना है। देखते हैं ये वाली जो बिट्स हैं, क्या ये मेरे काम की हैं? हाँ, मेरे ख्याल से तो ये काम की हैं। ये किसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं? इस वाले सेल की ना, और ये जो सेल है ये तो इसके एडजेसेंट है। ठीक है, तो मतलब मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा कलर है। सही बात है। तो फिर अब आप बोलोगे कि इस पूरे ये जो इतने सारे बिट्स हैं, इनमें से मैं इन स्पेसिफिक बिट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालूं? उसके लिए ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रीवियस स्टेट को ना हमको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा?
वो ये रहा m माइनस आर माइनस वन इंटू वन। इसको ना एक बार हम ड्राई रन करेंगे, ठीक है। हमने राइट शिफ्ट करा और उसके बाद ना जो हमको बिट्स मिलेंगे उनका हमको एंड लेना पड़ेगा 3 से। एक बार समझते हैं कैसे होगा। ये जो बिट्स है ना ये यहाँ पे मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इन बिट्स का मैं बोल रहा हूँ आपको राइट शिफ्ट लेना है, ठीक है। और वो राइट शिफ्ट लेना है इतने टाइम्स। अब ना m माइनस आर माइनस वन कैलकुलेट करते हैं। m क्या बता रहा है हमको, हम m बता रहा है हमको कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ठीक है। और r क्या बता रहा है, r बता रहा है कि करंट रो कौन सी है, ठीक है। और माइनस वन भी कर देंगे इसमें, तो मेरे m की वैल्यू 5 है, मेरे 5 रो है ना, ठीक है। r मतलब करंट रो क्या है, करंट रो तो 2 है। मतलब मैं प्रीवियस स्टेट की इस वाले एलिमेंट को निकालना चाह रहा हूँ ना, और ये वाला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, 2 वाले कौन सा रो में होगा, 2 वाले रो में होगा। और माइनस वन कर देंगे तो 5 माइनस 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा, इसको ना आपको पूरे को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। आप एक बात बताओ, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट्स लग रही है, 2 बिट लग रही है ना। तो मतलब 2 स्टेट्स को स्किप करने के बाद जो मेरा कंसर्निंग बिट्स है ना, सेट ऑफ बिट्स, वो आ रही हैं। तो मतलब अगर मैंने 2 सेट ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट किया और एक सेट में 2 बिट्स हैं, तो ना इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। 2 इंटू 2 4 होता है, मतलब मेरे को राइट शिफ्ट करना है 4 टाइम्स। अच्छा, अगर मैं इस वाली इन बिट्स को राइट शिफ्ट करता हूँ 4 टाइम्स, तो मेरे को क्या स्ट्रिंग मिलेगी, मेरे ख्याल से तो ना मेरे को ये मिलेगा, एक सेकेंड। अब मैंने राइट शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट करने के बाद ये जो शुरू की 4 बिट्स हैं ना, ये तो गायब हो जाएंगी, ये सेट ऑफ बिट्स होंगी मेरे पास, ठीक है। अभी भी ना मेरे को क्या हुआ, ये बिट्स मिल गई कि ये कौन सी हैं, पर मेरे को तो खाली इन बिट्स से फ़र्क पड़ता था ना कि ये बिट्स कौन सी है। उसके लिए आप क्या करो, 3 से एंड ले लो। अब मैंने 3 से एंड क्यों लिया वो समझते हैं। 3 को अगर हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ये होगा, है ना, 0 0 0 0 1 1। अब आप एंड लेके देखो, एंड अगर हम लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 0 0 0 1 1। तो ना मेरे को ये लास्ट की जो बिट्स थी ये वाली, तो इनसे ये कंसर्निंग बिट्स थी मेरे लिए, और मेरे को ये बिट्स मिल गई एंड लेने के बाद, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ना, इसका मतलब ये सही है। ये फार्मूला हमको सीधा सीधा बता दे रहा है कि यहाँ पे मेरे को कौन सा कलर मिल रहा है। कैसे बता रहा है, 1 1। और 1 1 कौन से उससे मार्क्ड है, कलर से, 1 1 तो ब्लू से मार्क्ड है। अच्छा, मतलब जो मेरा प्रीवियस स्टेट था, वो मैंने प्रीवियस एडजेसेंट सेल था उसमें बी ब्लू कलर हो रखा है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई। अब मैंने क्या कहा था, मेरे को ना ऊपर वाले सेल की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब करंट स्टेट की भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब करंट स्टेट जो है वो मेरा कैसा दिख रहा है, करंट स्टेट में अभी तो खाली जी है और बी है, मतलब ऊपर वाले सेल को ग्रीन किया है, उसके नीचे वाले को ब्लू किया है। तो जो मेरा करंट स्टेट होगा ना वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर मैं इसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 1 0 1 1। और मेरे को तो खाली लास्ट की 2 बिट से मतलब है ना, हाँ खाली लास्ट की 2 बिट से मतलब है। अब जब मैं लेफ़्ट प्रीवियस स्टेट वाले के लास्ट की 2 बिट्स निकाल रहा था, तो मैंने क्या 3 से एंड किया था ना यहाँ पे, ये देखो। तो कुछ नहीं करना है, अगर मेरे को ऊपर वाले की स्टेट निकालनी है ना, मतलब जस्ट ऊपर वाला जो एसेंट सेल है उसका कलर निकालना है, तो खाली मैं एंड कर दूंगा जाके। देखते हैं कैसे करेंगे। ये बाइनरी को मैंने कॉपी किया, ये हो गई मेरी बाइनरी। अब अगर मैं 3 से इसका एंड लूँ तो 0 0 1 1। अब अगर मैं इसका एंड लेता हूँ तो 1 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 0 भी 0 होगा, 1 1 क्या होगा, 1 होगा, फिर से 1 1 क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे को फिर से लास्ट की बिट्स पता चल गई। इसका मतलब ये है कि जो मेरी बाइनरी होगी ना, प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट, उससे हमने ये निकालना सीख लिया कि मैं एडजेसेंट सेल्स में कौन सा कलर है वो कैसे निकालूंगा, ठीक है। मतलब हमको अब ये भी समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इस सेल पे होऊंगा ना, तो मैं देख लूँगा कि अच्छा मेरे लेफ़्ट में कौन सा कलर है और मेरे ऊपर कौन सा कलर है, और ऐसे कलर से कलर करूँगा जो कि ना लेफ़्ट में हो ना राइट में हो। जैसे यहाँ पे ब्लू है, लेफ़्ट में भी ब्लू है और ऊपर भी ब्लू है, तो मैं इसको रेड से भी कलर कर सकता हूँ और ग्रीन से भी कलर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे को आ गया समझ में। अब एक बार डीपी वेक्टर कैसे बनाएंगे, कितने रोज़ होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, पैरामीटर्स क्या हैं, वो सारे एक बार डिफाइन कर देते हैं।
पैरामीटर्स क्या होते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में? मैं तो सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी जो वैल्यू है ना वो बार बार चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से तो ना इसमें कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। पहले मैं इस कॉलम पे हूँ, फिर मैं इस कॉलम पे हूँ। और दूसरी वैल्यू ना, ये जो प्रीवियस स्टेट है ना, प्रीवियस स्टेट भी चेंज हो रही है। जैसे इस केस में तो RG BRG है, इस केस में कुछ और होगी। और जो मेरा गिवन सेल है उसके लिए मेरे को प्रीवियस स्टेट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी मैं इस सेल का डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन से कलर से पेंट करूँ। तो समझते हैं जो मेरे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं ना, वो दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। एक कॉलम्स चेंज हो रहा है और एक प्रीवियस स्टेट चेंज हो रहा है। मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो मेरे ख्याल से 1000 है, 0 से लेके 1000 कॉलम्स तक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैक्सिमम बिट्स कितनी है? मैक्सिमम बिट्स हम ना निकाल लेंगे कि प्रीवियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने सेल्स चाहिए। मैक्सिमम बिट्स है मेरी 10। ठीक है, अब अगर मैं नंबर निकालना चाहूँ कि 10 बिट्स मैक्सिमम कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2⁻10⁻1 मतलब 1023। मतलब जो मेरा प्रीवियस स्टेट होगा ना उसकी वैल्यू 0 से लेके 1023 के बीच में ही लाई कर रही होगी, इक्वल आएगा। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया जो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहले समझा मैंने कि पैरामीटर्स क्या हैं। पैरामीटर्स है कॉलम और प्रीवियस स्टेट। मैक्सिमम कॉलम्स 1000 हो सकते हैं और प्रीवियस स्टेट की जो वैल्यू है, मतलब अगर मैं 10 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे प्रीवियस स्टेट को, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1023 होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे ये DPIJ जो है, मतलब वेयर I इज़ कॉलम नंबर एंड J इज़ द प्रीवियस स्टेट, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जो DPIJ है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ वैलिड वेज टू कलर द ग्रिड फ्रॉम कॉलम नंबर I to n-1 गिवन दैट I-1 हैज़ अ कलरिंग रिप्रेजेंटेड बाय प्रीवियस स्टेट इक्वल टू J। ठीक है, समझते हैं। सपोज़ मान लो ना अभी मैं DP00 पे हूँ, तो DP00 मेरे को ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वेज कितने हैं कॉलम नंबर 0 से लेके n-1 तक कलर करने के लिए, सच दैट जो मेरी प्रीवियस स्टेट है ना वो 0 है। अब प्रीवियस स्टेट 0 कब होगी? प्रीवियस स्टेट 0 तब होगी जब ये जो जीरोथ कॉलम है ना मैं उसको फिल कर रहा हूँ। मतलब मेरी इनिशियली जब मैं जीरोथ सेल को फिल कर रहा हूँ प्रीवियस स्टेट भी 0 है, और अभी तो अगर मैं जीरोथ रो को फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरी करंट स्टेट होगी वो भी तो 0 ही होगी। हाँ ठीक है, तो मतलब हमको ये भी समझ में आ गया कि DP वेक्टर क्या कर रहा है। अब ना कोड में जाते हैं और थोड़ी और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कोड से। मैंने ना मैक्सिमम चीज़ें इन 3-4 पॉइंट्स में ना आपको बता दी हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो आप पीछे जाओ और एक बार फिर से देखो, धीरे धीरे आपको ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये टेबल बनाने का ट्राई करो अपने आप से, ये बाइनरी अपने आप बना के देखो, ये जो फार्मूला है ना इनको अप्लाई कर करके देखो कि ये क्या मेरे को सही में दे रहा है लेफ़्ट वाले सेल की इन्फॉर्मेशन। ये वाला जो फार्मूला है ये क्या मेरे को सही में ऊपर वाले सेल के कलर की इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। ठीक है, एक बार ना कोड में जाते हैं और समझते हैं। अब कोड में मैंने क्या किया है ना, सबसे पहले एक DP वेक्टर को इनिशियलाइज़ कर लिया है। जो DP वेक्टर है ना मेरा वो 1000 क्रॉस 1023 का है। ठीक है, ये 2D वेक्टर बनाया है मैंने यहाँ पे। अब आप बोलोगे ये 1000 क्या है? 1000 मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो कॉलम और प्रीवियस स्टेट है। तो मैक्सिमम कॉलम्स 1000 है, तो मैंने 1000 रोज़ वाला एक 2D वेक्टर बना दिया। और इसमें कॉलम्स कितने होंगे? मेरे ख्याल से तो 1023 होंगे। 1023 कैसे हुए वो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। जो मेरा प्रीवियस स्टेट है वो मैं 10 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो मैक्सिमम नंबर है जो कि मैं 10 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो 1023 है। ठीक है, तो तभी ना मैंने 1000 क्रॉस 1023 का DP वेक्टर बना लिया। और ना इनिशियली हर एक वैल्यू जो होगी मेरे DP वेक्टर में वो -1 होगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने ना ये गेट आंसर फंक्शन को कॉल कर दिया। इसके हर एक पैरामीटर आर्गुमेंट को समझते हैं कि ये है क्या। पहला जो आर्गुमेंट है वो m है। m क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़। n इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये वाला 0 क्या है? ये वाला बता रहा है कि करंट रो कौन सा है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। हम जब अपने DP वेक्टर को फिल करना स्टार्ट करेंगे तो इसी वाले सेल से स्टार्ट करेंगे ना। इसका रो नंबर क्या है? 0 है, कॉलम नंबर भी 0 है, तो इसीलिए रो यहाँ पे 0 हो गया। और ये वाला जो 0 है ये करंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, करंट स्टेट क्या होगी?
अभी अगर मान लो मैं पहला ही एलिमेंट फिल कर रहा हूँ तो जो मेरी करंट स्टेट होगी वो भी ज़ीरो होगी, ठीक है। तो मतलब ये ज़ीरो मेरे करंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है ना, ये मेरे प्रीवियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले कॉलम के पीछे कोई और कॉलम है क्या? नहीं है। जो मतलब मेरा प्रीवियस स्टेट है ना, वो भी अभी ज़ीरो ही है, ठीक है। अब हम गेट आंसर फंक्शन एक बार देख लेते हैं। गेट आंसर फंक्शन में ना आप कह सकते हो कि मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है इसको। इफ़ कॉलम इक्वल टू एन, इफ़ रो इक्वल टू एम, ये वाला तो मेमोराइजेशन वाला इफ़ है, और बाकी ये वाला पार्ट, ठीक है। अब समझते हैं कि हर एक पार्ट कर क्या रहा है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ इफ़ कॉलम इक्वल टू एन रिटर्न वन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने ज़ीरोथ कॉलम फिल किया, फर्स्ट वाला भी फिल किया, सेकेंड वाला भी किया। अब सपोज़ मेरे मान लो 10 कॉलम से, तो कॉलम नंबर 9 भी मैंने फिल कर दिया, अब मैं कॉलम नंबर 10 पे आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ना मैंने मेरी पूरी ग्रिड को ही फिल कर दिया, क्योंकि मैं कॉलम वाइज फिल कर रहा था। हर एक कॉलम जब फिल हो गया है, मतलब अभी मैंने एक तरीके से ना वन वे से मैंने फिल कर दिया है मेरे डीपी वेक्टर, जो भी मेरे को ये गिवन था, ग्रिड गिवन था, ठीक है। तो जब भी मेरा जो कॉलम होगा वो इक्वल टू एन हो जाएगा, तो मैं वन रिटर्न कर दूंगा। इसका मतलब है कि मैंने वन वे से कलर कर दिया है मेरी ग्रिड को। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं देखूंगा इफ़ रो इक्वल टू एम, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। रो इक्वल टू एम का मतलब है कि मैंने इसको फिल किया, इस सेल को फिल किया, इसको फिल किया, इसको फिल किया, इसको भी कर दिया। अब मैं R5 वाले सेल पे आ गया हूँ। अब R5 पे तो कोई सेल ही नहीं है, R5 C0 पे तो कोई सेल ही नहीं है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना यहाँ जाना होगा मेरे को। मतलब जब भी मेरा R4 C0 हो जाएगा, मेरे को एक फ़ंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। जब मेरा जो कॉलम होगा ना, वो उसमें मेरे को +1 करना पड़ेगा। अगर मैं अभी ज़ीरो कॉलम फिल कर रहा था, तो R5C0 के बाद ना मेरे को कॉलम नंबर 1 को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इस वाले सेल के लिए प्रीवियस स्टेट तो ज़ीरो थी, पर इस वाले सेल के लिए जो प्रीवियस स्टेट होगी वो क्या होगी? इस वाले कॉलम के लिए जो प्रीवियस स्टेट होगी ना, वो इस वाले कॉलम की जो करंट स्टेट है वही होगी। हाँ, डेफिनेटली। तो मतलब जब मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ ना, तो फिर जो इसकी करंट स्टेट होगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी, पर जो प्रीवियस स्टेट होगी ना, वो मेरे इस वाले कॉलम की करंट स्टेट ही होगी। एक बार देखते हैं कि हमने आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करे हैं। एम एन ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रो रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ, जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो रो तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना। और कॉलम +1, मतलब पहले मैं ज़ीरोथ कॉलम फिल कर रहा था, अब मैं फर्स्ट कॉलम फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ज़ीरो क्या है? ये ज़ीरो मेरे C1 वाले सेल की करंट स्टेट है, जब मैं ना अभी ये जो पहले रो वाला जो ज़ीरोथ रो वाला एलिमेंट है उसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है? करंट स्टेट। अच्छा, मतलब जब मैं इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम पे पास कर रहा हूँ, तो जो मेरे इस कॉलम की करंट स्टेट थी ना, वो मेरे इस वाले कॉलम की प्रीवियस स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो इस कॉलम की करंट स्टेट थी ना, वो मैंने नेक्स्ट कॉलम के प्रीवियस स्टेट में पास कर दी, ठीक है। अब ये भी समझ आ रहा है। अब इस वाले में मैं ये क्या कर रहा हूँ कि इफ़ रो इक्वल टू ज़ीरो एंड डी पी कॉल प्रीवियस स्टेट नॉट इक्वल टू -1। रो इक्वल टू ज़ीरो वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाला जो सेल है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये वाला सेल ना बेसिकली हमको बता रहा है, ये वाला सेल हमको बता रहा है कि गिवन कॉलम से लेके कॉलम नंबर n-1 तक कितने वैलिड पॉसिबल वेज हैं कलर करने के। तो ना मैं खाली जो रो ज़ीरो वाले एलिमेंट्स हैं ना, उन्हीं को मेमोराइज कर रहा हूँ। और अगर मान लो ये अभी मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे -1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने नीचे वाले एलिमेंट्स को भी नहीं ट्रैवर्स किया है। तो फिर मेरे को ये जो नीचे वाला काम है ना, ये करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये मेरे को ये बता रहा है रो ज़ीरो वाला कि करंट कॉलम से लेके n-1 कॉलम तक कितने तरीके हैं, कितने वैलिड तरीके हैं मेरे ग्रिड को कलर करने के। अब अगर मान लो इस पे -1 नहीं है, -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये जो सब प्रॉब्लम है ये मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ उसका सोल्यूशन। तो मैं फिर से क्यों कैलकुलेट करूँगा? उस केस में ये रो ज़ीरो वाली और जो भी कॉलम है वो वाली जाके मैं वैल्यू रिटर्न कर दूँगा,
और अगर -1 है तो फिर तो मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो अगर -1 है तो ये वो तरीका है सब प्रॉब्लम की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने का। और अगर ये वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर रखी है मैंने, तो मैं डी पी कॉल और ये जो प्रीवियस स्टेट है ये वाली वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। अब समझते हैं कि मान लो ये जो सब प्रॉब्लम है ना वो हमने सॉल्व नहीं किया है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्या बताया था मैंने, मेरे को पहले ये अप वाली वैल्यू चाहिए। अगर किसी भी सेल को मेरे को कलर करना है तो मेरे को उसके लेफ़्ट वाले सेल का कलर पता होना चाहिए और ऊपर वाले सेल का कलर पता होना चाहिए। तो मैंने वही किया है सबसे पहले। यहाँ पे मैंने अप को ना 0 कर दिया, और अगर रो मेरा ग्रेटर देन 0 है तो जो ऊपर वाले सेल की इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे को ये वाला फार्मूला दे देगा। अभी रो ग्रेटर देन 0 क्यों चेक किया है मैंने, सपोज़ मान लो मेरी रो इक्वल टू 0 है, तो इसके ऊपर कौन सा कलर है, कोई भी सेल ही नहीं है, तो आप कलर कैसे बताओगे। तो अगर कोई भी सेल नहीं है तो क्या, अब मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पे वाइट कलर हो रखा है। हाँ ठीक है, अब मैंने ऊपर वाला निकाल लिया। अब मैं लेफ़्ट वाले का फॉर्मूला मेरे को ये पता हुआ था, ठीक है, तो फिर लेफ़्ट का भी मैं निकाल लूँगा। लेफ़्ट का भी कलर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं ना नंबर ऑफ़ वेज कैलकुलेट करता हूँ। सपोज़ मैं किसी एक सेल पे खड़ा हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मतलब या तो मैं उसको आर कर सकता हूँ, या तो जी कर सकता हूँ, या तो बी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही ना मैंने कलर का लूप चला दिया 1 से लेके 3 तक। 1 मेरा कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मेरा रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मेरा ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 मेरा जो है वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन में ना मैं जाके पहले चेक करूँगा कि जो जिस कलर से मैं फिल करना चाह रहा हूँ, कहीं उसी कलर से ऊपर वाला सेल या लेफ़्ट वाला सेल तो नहीं पेंटेड था। अगर वो पेंटेड था तो हाँ, अगर मैं मतलब उस कलर से फिर क्यों पेंट करूँगा मेरे करंट सेल को, नहीं करूँगा। तो मतलब मेरे को ऐसे कलर से पेंट करना है जो कि ना ऊपर वाले सेल में हुआ हो और ना लेफ़्ट साइड वाले सेल में पेंट हुआ हो, ठीक है। तो फिर वेज इज इक्वल टू वेज प्लस, मतलब करंट वेज में ना मैं ऐड करता जाऊँगा, ठीक है, और ये गेट आंस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अगर मान लो मैंने इस वाले सेल को आर से पेंट करा तो अब मैं तो नीचे वाला ही पेंट करूँगा ना, ठीक है। तो फिर अगर पहले मैं 0 थ्रो पे था तो इंक्रीमेंट होके अब मैं फर्स्ट रो वाले एलिमेंट को पिक करूँगा, करंट कॉलम पेंट करूँगा करंट कॉलम में, तो इसलिए रो +1 हो जाएगा। और ये क्या है, कॉल क्या बता रहा है, कॉल सेम कॉलम में मैं हूँ अभी, ठीक है। और ये मेरे को बता रहा है करंट स्टेट। अब मान लो करंट स्टेट जो थी ना मेरी, जैसे इस वाले केस में अगर मैं इस सेल के लिए करंट स्टेट निकाल रहा हूँ तो वो क्या है 1011। और मान लो ना मैं इस वाले सेल को रेड से पेंट करता हूँ, तो फिर जो मेरी करंट स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी 1। अब 1011, और अगर रेड से पेंट किया तो रेड की बाइनरी क्या है 01, तो फिर 01। अब मेरी करंट स्टेट ना ये हो जाएगी। अब इतनी मेरे को करंट स्टेट गिवन थी, अब मैंने रेड पेंट किया तो जो मेरी बाइनरी ये हो गई। ये कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ना वो ये है। मैं कुछ नहीं करूँगा, खाली ना लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा मेरे करंट सेल को, करंट स्टेट को 2 बार, ठीक है। मेरे को 2 ही बिट्स ऐड करनी है ना, तो 2 ही बार करूँगा। तो फिर 1011 को अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट करता हूँ तो वो ये क्या बन जाएगा 101100। अब इन सेल में जाके मैं प्लस कर दूंगा मेरे रेड को। रेड क्या है, रेड मेरा 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर इस बाइनरी में मैं 1 ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 1011 एंड 01। तो ये भी हमको समझ में आ गया कि मैं अपनी करंट स्टेट को अपडेट कैसे करूँ। प्रीवियस स्टेट तो मेरी अभी भी वही रहेगी ना, प्रीवियस स्टेट तो चेंज नहीं होगी, तो एज इट इज़ मैं अपनी प्रीवियस स्टेट को आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगा। और फिर ये जो पूरी वैल्यू है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन था कि ये बहुत लार्ज हो सकती है, तो ना हमको मॉड लेना है। और मॉड ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जाके मैं कुछ नहीं, डीपी जो मैंने 2D वेक्टर बनाया है उसमें नंबर ऑफ़ वेज स्टोर कर दूंगा और रिटर्न वेज कर दूंगा। मतलब ना बेसिकली मैं DP 00 ही रिटर्न कर रहा हूँ। DP 00 क्यों रिटर्न कर रहा हूँ ये समझते हैं। जो मेरा DP IJ था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, DP IJ मेरे को ये बता रहा था कि नंबर ऑफ़ वैलिड वेज कितने हैं मेरे ग्रिड को पेंट करने के फ्रॉम कॉलम नंबर I टू कॉलम नंबर n-1, ठीक है, सच दैट माई प्रीवियस स्टेट इज़ J। तो फिर DP 00 मेरे को ये बता रहा है कि कॉलम नंबर 0 से लेके n-1 तक पेंट करने के वैलिड वेज कितने हैं सच दैट माई प्रीवियस स्टेट इज़ 0।
तो मतलब मेरा जो आंसर स्टोर होगा वो रो ज़ीरो और कॉलम ज़ीरो पे ही तो स्टोर होगा। वो मेरे को पूरा बता दे रहा है, रो ज़ीरो कॉलम ज़ीरो डीपी ये पूरा बता दे रहा है कि सेल ज़ीरो से लेके सपोज मान लो सेल 10 है, सेल 10 तक पेंट करने के लिए मेरे को कितने नंबर ऑफ वैलिड वेज लगेंगे सच दैट माई प्रीवियस स्टेट इज़ ज़ीरो। यही तो हमको कैलकुलेट करना था। तो ये वाला जो फंक्शन है ना बेसिकली मेरे को डी पी ज़ीरो ज़ीरो ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ना समझ में आया हो। एक बार जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। आप एक बात बताओ, बेसिकली मैं इस वाले डीपी वेक्टर को ही तो फिल कर रहा हूँ। हाँ, इसी वाले डीपी वेक्टर को फिल कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे को हर एक सेल को तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो m है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो n है। तो जो मिनिमम होगा ना वो m इंटू एन, तो मेरे को दिख रहा है कि इससे तो ज़्यादा ही होगा, मिनिमम m इंटू एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर आप एक बात बताओ, हर एक सेल के लिए मेरे पास कितनी स्टेट्स हैं? मेरे ख्याल से तो हर एक सेल के लिए 4 स्टेट्स हैं, और वो 4 स्टेट्स ये रहीं। तो मतलब ये भी तो कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेगा ना। तो मेरे ख्याल से ये 4 रेज टू पावर m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेगा, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ रोज। तो मेरे ख्याल से इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो होगी 4 रेज टू पावर m इंटू m इंटू n। मेरे ख्याल से तो ये सही है। अब समझते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जो कॉल स्टैक होगा मेरे ख्याल से ना उसकी जो डेप्थ होगी वर्स्ट केस में वो n इंटू एम होगी। ये समझते हैं कैसे होगा। सपोज़ मेरे जो पैरामीटर्स हैं रिकर्जन के उनकी वैल्यू अभी 0 0 है। तो इस रिकर्जन को ना रिजॉल्व होने के लिए ये ग्रिड में जितनी भी आपको सेल्स नज़र आ रही हैं इन सब की रिकर्जन जब तक रिजॉल्व नहीं होती है तब तक 0 0 वाले की जो रिकर्जन है वो रिजॉल्व नहीं होगी। हाँ, जो फंक्शन कॉल है वो रिजॉल्व होना चाहिए ना। तो जो मेरा वर्स्ट केस होगा ना उसकी जो डेप्थ होगी कॉल स्टैक की n इंटू एम होगी। ठीक है, और क्या स्पेस ले रहा हूँ मैं, और मेरे ख्याल से मैं एक डीपी वेक्टर बना रहा हूँ। डीपी वेक्टर का साइज़ देख लेते हैं। जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 1000 है। 1000 क्यों है? ये जो 1000 है ना ये हमको बता रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं मेरे ग्रिड में जो कि मेरे को पेंट करना था। ठीक है, और ये 1023 कहाँ से आया? 1023 हमको क्या बता रहा है? 1023 हमको ये बता रहा है कि अगर मैं अपने एक सेल को 2 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा था तो जो मेरा स्टेट है उसको मैं कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? 10 बिट्स में। और 10 बिट्स में मैं मैक्सिमम कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसका फॉर्मूला क्या है? 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ बिट्स माइनस 1। 2 रेज टू पावर 10 क्या होगा? 1024। 1024 माइनस 1 इज़ 1023। तो हमको ये समझ में आ गया कि जो इसका साइज़ है ना मेरे डीपी वेक्टर का वो n इंटू 4 रेज टू पावर m होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वो ऑफ 4 रेज टू पावर m इंटू n। थोड़े ब्रैकेट सही से लगा लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इंट्यूशन समझ ली, कोड भी देख लिया, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ली। तो आई होप आप सबको समझ में आया हो। मैंने ना इस वीडियो में कोशिश की है कि हर एक जो की स्टेटमेंट्स हैं मतलब जो कि हेल्प कर रही हैं मेरे सोल्यूशन निकालने में, डिराइव करने में, वो सारे स्टेटमेंट्स मैंने बोल दिए हैं। तो फिर अगर बाय चांस आपको एक गो में समझ में नहीं आया ना तो फिर आप इस वीडियो को फिर से देखना। एक बार पेन कॉपी लेके बैठो, ये जो फॉर्मूले मैंने देखे हैं लिखे हैं यहाँ पे लेफ़्ट का अप का, ये सारा आप देखो कि ये सही तरीके से मेरे को इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं एडजेसेंट सेल्स की कि नहीं बता रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो ना आप कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल।